पिछले सेशन में हम लोगों ने यहाँ तक छोड़ा था। आपको पिछले सेशन में शटडाउन और रीस्टार्ट कैसे करते हैं, शटडाउन और रीस्टार्ट की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हमारा जो है फोकस रहेगा विंडोज की बूटिंग प्रोसेस पे। और पिछली स्लाइड में हम लोगों ने इस पे थोड़ा सा काम भी किया था, तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते थोड़ा सा, और फिर नए सेशन आज का वो हम लोग करेंगे। इस सेशन के तुरंत बाद जो है वो सेकंड सेशन भी रहेगा, तो 2 सेशन रहेंगे अब से आप लोगों के। हेलो मीनाक्षी, मीनाक्षी सिन्हा। हेलो मीनाक्षी जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए सेशन शुरू करते हैं हम लोग। विंडोज स्टार्टअप यानी बूटिंग का प्रोसेस। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कैसे बूट होता है। कल का सेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था यहाँ पे, तो यहाँ शुरू से ही एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि कैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बूट होता है। बूट होना मतलब स्टार्ट होना, शुरू होना। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो उस लोडिंग में बैकग्राउंड में कितने प्रोसेस रन होते हैं और हर एक प्रोसेस में क्या क्या काम होता है वो हम आज देखेंगे। विंडोज स्टार्टअप बूटिंग प्रोसेस। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, जैसे ही आप मशीन को टर्न ऑन करते हैं, मशीन के टर्न ऑन करते ही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट लॉन्च होता है। जैसे कि पिछले कल वाले सेशन में हमने देखा था कि हमने ये 4-5 स्टेप देख लिए थे, 3-4 स्टेप्स। तो पहला है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही आप मशीन को ऑन करते हैं और मशीन जैसे ही ऑन होती है तो सीपीयू जो है बायोस को लॉन्च करता है। बायोस जो कि हमारा बूटस्ट्रैप लोडर रहता है, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स पड़े रहते हैं और उनमें सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो बायोस लॉन्च करता है, वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जितनी भी डिजिटल मशीन्स हैं, कंप्यूटर हो गई या मोबाइल हो गए, इस तरह की मशीनें जिनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पड़े होते हैं, इन ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े होने वाली जितनी भी मशीन्स हैं, ये मशीन जैसे ही ऑन होती हैं वो सबसे पहले अपने आप को चेक करती हैं। तो ये जो सेल्फ चेक करने वाला प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, खुद को चेक करने के प्रोसेस को पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये पावर ऑन होते वक्त होता है। और इसमें जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी डिवाइसेस लगे हैं, वो सारे के सारे डिवाइस जो है अपने आप को इनको चेक किया जाता है और कंपोनेंट्स टेस्टेड। तो फर्स्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बायोस लॉन्चेस पोस्ट प्रोसेस। बायोस जो है वो बायोस के अंदर पोस्ट रहता है, पोस्ट नाम का प्रोग्राम रहता है, और ये मशीन को ऑन करते ही सबसे पहले यही रन होता है। सीपीयू बायोस को कंट्रोल देता है और बायोस जो है सबसे पहले अपने पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को, जिसमें कंपोनेंट सारे टेस्ट किए जाते हैं, वो लॉन्च करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाने के बाद सेकेंड प्रोसीजर रन होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने से ठीक पहले जितने भी हार्डवेयर हैं वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो कि सारे के सारे हार्डवेयर सही काम कर रहे हैं और तब वो लोड होने का प्रोसेस करता है। ऐसा नहीं करता।
तो पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तब सेकंड प्रोसीजर रन होगा। अगर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्लियर नहीं होता है, यानी पोस्ट के दौरान कोई एरर आ जाए, वो भी फैटल एरर, बड़ी एरर ऐसी, तो मशीन में पोस्ट के बाद मशीन रुक जाएगी। पोस्ट क्लियर होगा तब सेकंड प्रोसीजर होगा। सेकंड प्रोसेस में क्या होना है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने का कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे नहीं लोड होता, इससे पहले हमारे पास जो है और भी कई काम होते हैं थोड़े, वो होंगे। सबसे पहले बायोस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रखा हुआ है इस बात का पता लगाता है, क्योंकि आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम कई लोग एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम भी रखे रहते हैं। दूसरी चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता कहाँ है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। आमतौर पे एक जनरल पीसी में ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड ड्राइव में रखा जाता है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को बायोस ने ढूंढ करके सिग्नल देना है, और उसके लिए बायोस को पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां से लोड किया जाए। तो बायोस के अंदर सेटअप नाम का एक प्रोग्राम रहता है। बायोस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे पोस्ट रहता है, तो बायोस के साथ ही एक सेटअप नाम का प्रोग्राम भी एसोसिएट रहता है, और इस सेटअप के भीतर बायोस का ही बायोस सेटअप जो होता है उसी के भीतर एक सेटिंग में यूजर को ये बता देना होता है बायोस को कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कहां से लोड कर रहे हैं। ये सारी सेटिंग मशीन में पहले से ही डली रहती है। बायोस को कॉन्फ़िगर किया जाता है, सेट किया जाता है, तो वहां पे अगर आपने हार्ड ड्राइव में, वहां पे जो भी आपका सिस्टम मैनेजर हो या जो सिस्टम को मैनेज करता हो, या अगर आपको भी पता है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लोड किया जाता है, तो आपको बायोस के उस सेक्शन में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां से लोड करना होता है ये गाइडलाइन उसमें लिखनी पड़ती है। आपने सी ड्राइव, अपने हार्ड डिस्क से बायोस को बताना है कि हार्ड ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है, पेन ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है, सीडी डीवीडी से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है, या नेटवर्क से। ऑपरेटिंग सिस्टम को 3-4 जगह से लोड किया जा सकता है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो एक्सेप्शनल केस में है, नेटवर्क जैसी चीजें एक्सेप्शनल केस में यूज की जाती है। बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड ड्राइव में रहता है। हार्ड ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से पार्टीशन में है, अब हार्ड ड्राइव के अंदर मान लीजिए किसी ने बहुत सारे पार्टीशन बनाए और एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किए हैं, तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सी ड्राइव, मान लीजिए आपके पास 3 ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। किसी ने सी ड्राइव में भी ओएस रखा है, डी ड्राइव में भी ओएस रखा है, और ई ड्राइव में भी ओएस रखा है। आप ऐसा कर सकते हैं, इसको हम लोग मल्टी बूटिंग कहते हैं। तो सी ड्राइव में ओएस लोड करना है, डी ड्राइव से ओएस लोड करना है, ई ड्राइव से लोड करना है, ये बात उसको कैसे पता लगेगी, ये बात पता लगेगी एमबीआर एरिया से। एमबीआर यानी मास्टर बूट रिकॉर्ड एरिया, जो कि आपके बूटिंग मीडिया में होता है। यानी कि आपने अगर अपनी हार्ड ड्राइव लगाई होगी तो आपकी हार्ड ड्राइव में, और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रखा होगा, तो आपकी हार्ड ड्राइव में एमबीआर नाम का एक एरिया बनेगा। देखिए, आप अपनी हार्ड ड्राइव में 2 काम कर सकते हैं। एक तो अपनी हार्ड ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम भी रख सकते हैं और डेटा भी रख सकते हैं। जैसे सी ड्राइव बनाई आपने, डी ड्राइव बनाई और ई ड्राइव बनाई, तो सी ड्राइव में आपने ओएस विंडोज एक ही ओएस डाला है, तो डी ड्राइव और ई ड्राइव में आप डेटा रखते हैं। यानी इस तरह की हार्ड ड्राइव्स एमबीआर हार्ड ड्राइव या एमबीआर डिस्क कहलाती है। दूसरी है वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड। आपने कोई ओएस नहीं रखा, आपने सिर्फ 2 पार्टीशन कर दी, तो अब इसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, इसमें वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड रहेगा। मतलब वॉल्यूम के बारे में जानकारी रहेगी सी की जो है वो सी ड्राइव का है, डी ड्राइव का है, ई ड्राइव का है। आपने ओएस नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड जो है, जब ओएस पड़ेगा तब कि बूटिंग पार्टीशन कौन सा है, इसमें से कौन से पार्टीशन में आपने ओएस रखा है, इसकी जानकारी जो है वो एमबीआर एरिया को, तो एमबीआर एरिया हार्ड ड्राइव में रहता है, और बायोस जो है सबसे पहले एमबीआर एरिया से ये इंफॉर्मेशन रीड करता है। तो BIOS reads MBR master boot record from your booting media to locate the operating system from your secondary memory devices. बूट रिकॉर्ड को ढूंढने, मास्टर बूट रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए, जो कि आप इसमें, क्योंकि मास्टर बूट रिकॉर्ड वाले एरिया से ये पता लगेगा, उस एरिया में लिखा रहता है कि आपने सी ड्राइव में रखा है तो सी ड्राइव से लोड करना है, डी ड्राइव में रखा है तो डी ड्राइव से लोड करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की लोकेशन का पता करने के लिए उसको सबसे पहले हार्ड ड्राइव में एमबीआर एरिया में जाना होता है, और वहां से जानकारी कलेक्ट करता है। जानकारी बायोस एमबीआर से कलेक्ट करने के बाद थर्ड स्टेप पे आता है। ये जानकारी उसने क्यों कलेक्ट करी? इसलिए कलेक्ट करी कि जिस पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम रखा रहता है, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक असिस्टेंट छोटा बूट लोडर नाम का प्रोग्राम होता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बूट लोडर होता है,
और ये बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर बनाया गया है। बूट लोडर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का प्रोसेस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत सबसे बड़ा ऐप जो है आपके डिवाइस में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही पड़ा हुआ है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे नहीं लोड होगा, ये इसका बूट लोडर प्रोग्राम सबसे पहले एक्टिव होगा और बायोस जो है वो बूट लोडर को सर्च करता है, क्योंकि एमबीआर एरिया से उसको पता लग चुका है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सी ड्राइव में है। तो बायोस सी ड्राइव में जा करके सी ड्राइव की लोकेशन हार्ड ड्राइव में फाइंड आउट करके उस जगह पे मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट लोडर को कॉल करता है। बूट लोडर जो है आपको बताया, बूट लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज करने का काम करता है, स्टार्टिंग पैरामीटर्स देने का और उसको सिग्नल देने का काम करता है कि आपके लोड होने का टाइम हो गया है। तो विंडोज एक्सपी 2000 2003 में जो बूट लोडर होता है वो एंटी एलडीआर है, एंटी लोडर पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में, और विंडोज 7 और उसके हायर वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट एमजीआर बूट लोडर होता है। बूट मैनेजर बनाया गया है विंडोज 7 से, चाहे आप 7 मशीन यूज कर रहे हो, 8 यूज कर रहे हो या 10 यूज कर रहे हो, इसमें बूट मैनेजर होगा और पुराने वाले में एंटी एलडीआर होगा। तो बायोस ने बूट लोडर को सर्च करना है जो कि क्रमशः एंटी एलडीआर और बूट एमजीआर है, बूट लोडर को लोड करेगा। चौथे स्टेप में बूट लोडर जो है, अब बूट लोडर के हाथ में कंट्रोल चला गया, यानी पहले पोस्ट बायोस के पास कंट्रोल था, बायोस ने बूट लोडर को कंट्रोल दिया। बूट लोडर ने क्या किया, बूट लोडर तुरंत हार्ड ड्राइव में मौजूद एक फाइल है जिसको पढ़ना शुरू करता है। ये फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल होता है उस वक्त बन जाती है ऑटोमेटिकली, और ये मशीन, ये जिस दौरान एमबीआर वगैरह बनता है उसी दौरान ये भी फाइल बननी है, boot.ini। इस फाइल का नाम है boot.ini, बूटिंग इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बूटिंग के इनिशियल शुरुआती कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं। किस लिए रहती है ये फाइल, क्यों बनी होती है? इसलिए बनी रहती है कि अगर आप अपनी ड्राइव में, अपने हार्ड डिस्क में आपने एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम रखे हैं, तो उसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है। जैसे मान लीजिए मैंने विंडोज एक्सपी भी रखा है, 7 भी रखा है और मैंने विंडोज 8 भी रख लिया, लेकिन मैं जब अपने मशीन को ऑन करूंगा तो मेरे को जो लोडिंग स्क्रीन दिखाई देगी वो सीधे, क्योंकि अब आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिए, तो अब मशीन कंफ्यूज हो जाएगी आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है। तो वो आपको जो है, जब मशीन ऑन होगी तो आपको ऑप्शन देगी, 3 ऑप्शन स्क्रीन में बकायदा वो ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट पे जो आपने लोड किया होगा एक्सपी, सेकंड पे दिखाई देगी आपका विंडोज 7, 8 पे दिखाई देगा विंडोज 8। आपको उसमें से जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी मशीन में सिंगल या फिर मल्टीपल ओएस रखते हैं तो उनकी जानकारी कि वो कौन सी ड्राइव में बने हैं, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपने मान लीजिए आपने ऐसा किया है कि सी ड्राइव में आपने विंडोज एक्सपी रखा, डी ड्राइव में आपने विंडोज 7 रखा और ई ड्राइव में आपने विंडोज 8 डाल दिया, तो अब हर एक विंडोज जो है वो अपने नाम का फोल्डर बनाता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम या हर ऐप जो भी इंस्टॉल होती है वो अपने नाम का फोल्डर बनाता है। अब अगर हमने सी ड्राइव में विंडोज डाला है तो सी विंडोज के अंदर विंडोज का फोल्डर बनेगा, अगर हमने डी ड्राइव में डाला है तो डी विंडोज के अंदर, और अगर ई मल्टीपल बूटिंग करी है, एक साथ बहुत सारे ओएस डाले हैं, तो उसी क्रम में उन्हीं ड्राइव के अंदर वो विंडोज फोल्डर बनेगा। तो कौन से विंडोज फोल्डर से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है, boot.ini के अंदर ये लिखा होता है कि boot.ini में आपने सी ड्राइव के भी पैरामीटर लिखे रहते हैं, डी ड्राइव के भी विंडोज फोल्डर के पैरामीटर लिखे रहते हैं और ई ड्राइव के भी पैरामीटर लिखे रहते हैं। इसीलिए बूट लोडर स्टार्ट होते ही सबसे पहले boot.ini फाइल को ढूंढता है और उसके अंदर से आपने स्क्रीन में जो भी ऑप्शन दबाया, मान लीजिए आपने विंडोज 8 को लोड करने के लिए दबाया, तो boot.ini में विंडोज 8 से संबंधित कौन से फोल्डर से विंडोज 8 को लोड करना है ये जानकारी boot.ini में लिखी है। तो boot.ini को रीड करता है। boot.ini को रीड करने के बाद पांचवा केस है बूट लोडर। अभी बूट लोडर के हाथ में कंट्रोल है, तो बूट लोडर दूसरा काम boot.ini को पढ़ने के तुरंत बाद एक डिटेक्शन प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम है antidetect.com, विंडोज एंटी। यहां पे आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, इस प्रोसेस में कौन सी फाइल क्या काम करती है। boot.ini इनिशियल बूटिंग कॉन्फ़िगरेशन रखती है, एंटी डिटेक्ट
डिटेक्ट करने का काम करती है हार्डवेयर और रजिस्ट्री डेटाबेसेस को। आपने अपनी मशीन में जितने भी हार्डवेयर लगाए हैं उनको डिटेक्शन का काम होता है। डिटेक्शन मतलब उनको टेस्ट करने का काम, ठीक वैसे जैसे पोस्ट में हुआ, वो सारी जानकारी एक बार विंडोज जो है वो बायोस से लेना शुरू करती है और डिटेक्ट करती है। तो antildr-antidetect.com नाम की फाइल से ये काम करवाती है। antidetect.com जो है आपकी बूटिंग पार्टीशन के अंदर मौजूद रहेगी, यानी अगर सी ड्राइव में रखा है तो सी ड्राइव में आपकी antidetect.com फाइल पड़ी रहेगी और उससे जो है डिटेक्शन का काम शुरू होगा। तो बूट लोडर ने बूट आया नहीं की और उसके बाद antidetect.com को हार्डवेयर डिटेक्शन करने का काम सौंप दिया। 5 स्टेप हो गए, पोस्ट रन हुआ, MBR रीड हुआ, बूट लोडर सर्च हुआ, एंड बूट लोडर ने बूट INI फाइल लोड करी और उसके बाद डिटेक्शन, हार्डवेयर डिटेक्शन का काम हुआ। नेक्स्ट, 6 स्टेप है। इसके बाद क्या होगा रिमेनिंग प्रोसेस में? इसके बाद कर्नल के लोड होने का समय आ गया। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कर्नल एक छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, समझिए कर्नल ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। सारा मुख्य काम ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल करता है। तो NTLDR यानी आपका बूट लोडर जो है इसके बाद कर्नल फाइल को ढूंढेगा। कर्नल भी एक फाइल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल ही फाइल होती है। तो एंटी का, विंडोज एंटी का कर्नल है NTOS कर्नल। ये कर्नल भी आपकी सी ड्राइव के अंदर मौजूद रहेगा, लेकिन ये सारी की सारी फाइलें जो है हिडन रहती। तो विंडोज एंटी के कर्नल को ढूंढा जाएगा जो कि कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। अब NTLDR का रोल खत्म होता है और यहां से NTOS कर्नल, एंटी कर्नल का काम शुरू होता है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है। NTLDR फाइंड्स आउट NTOS कर्नल। NTLDR जो बूट लोडर है वो NTOS कर्नल को ढूंढता है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल होता है। 7th स्टेप, नेक्स्ट, NTLDR हैंड्स ओवर कंट्रोल टू NTOS कर्नल। इसके बाद NTLDR अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल को, ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने के कंट्रोल को कर्नल को देता है जो कि बूटिंग को कंट्रोल करता है। और 8th स्टेप है, यहाँ पे नंबर थोड़ा गलत हो गया, तो 8th स्टेप में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फाइनल लोड होने के लिए तैयार हो जाता है। NTOS कर्नल लोड्स द ड्राइवर एंड विंडोज GUI। इसके बाद NTOS कर्नल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI को, विंडोज GUI को लोड कर लेता है। तो देखिए ये स्टेप हो गए। NTLDR ने NTOS कर्नल को ढूंढा, NTLDR ने कंट्रोल NTOS कर्नल को दे दिया और NTOS कर्नल है अब ड्राइवर जितने हैं और विंडोज का जो GUI प्लेटफॉर्म है उसको लोड करेगा। आपका डेस्कटॉप जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगा और OS लोड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे विंडोज के बूट होने के प्रोसेस जो है वो 9 प्रोसेस हैं। सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। मशीन को जितने कंपोनेंट्स आपने उस मशीन को जोड़े हैं वो सारे के सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद ये टेस्ट करता कौन है? बायोस करता है। बायोस जो कि रोम के अंदर रहता है। बायोस एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम किया हुआ सॉफ्टवेयर है और वो रोम के अंदर रहता है, फर्मवेयर है वो। बायोस MBR को रीड करता है। जब तक आपने OS नहीं डाला है तब तक कंट्रोल बायोस के हाथ में रहता है शुरू में। बायोस फिर MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड को कॉल करता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड से बूटिंग किस पार्टीशन में रखा है आपने OS, ये जानकारी पता लगती है। उसके बाद बायोस बूट लोडर प्रोग्राम को, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने का काम करता है, उसको ढूंढता है। विंडोज XP 2000 और 2003 में NTLDR और विंडोज 7 में बूट MGR। बूट लोडर बूट INI फाइल को ढूंढता है ताकि
अगर आपने मल्टीपल ओएस डाले हों तो करेक्ट ओएस लोड हो सके। एंटी एलडीआर तुरंत एंटी डिटेक्ट चलाता है, जिससे जितने भी हार्डवेयर आपने लगाए हैं उनको डिटेक्शन किया जा सके और फाइंड आउट किया जा सके, ताकि ओएस भी उन हार्डवेयर को ढूंढ सके। बायोस ने ढूंढ लिया, अब ओएस भी उसको ढूंढेगा। बूट लोडर कर्नल लोड करेगा, कर्नल लोडिंग प्रोसेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कर्नल होता है। एक्चुअली कर्नल ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो कर्नल को लोड करना है। उसके बाद सारा कंट्रोल बूट लोडर एंटी एलडीआर से कर्नल के पास चला जाता है। अब सारा काम कर्नल का है। कर्नल जितने भी ड्राइवर्स आपने अपने हार्डवेयर के डाले हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, वो लोड होते हैं एक एक करके, और विंडोज का जीयूआई जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो लोड हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो जाता है, आपका डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये हमारे विंडोज के बूटिंग प्रोसेस हो गए, और ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में लिखने के लिए आया है। एक आध पेपरों में, 2-3 पेपरों में ये आया है कि विंडोज को बूटिंग प्रोसेस के, अभी हाल ही के कुछ पेपर में ये आया है 2 बार। तो वेरी इंपॉर्टेंट विंडोज एंटी बूटिंग प्रोसेस, ये चैप्टर नंबर 4 में भी है कि विंडोज का चैप्टर 4 है जो उसमें विंडोज एंटी का बूटिंग प्रोसेस क्या, और यहाँ पे भी है। तो यहीं से ही आप जो है इसके सारे प्रोसेस को एक एक करके ये लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे बना है। आप चाहे तो ऐसे लिख लें या फिर स्टेप वाइज जो है इनको लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विंडोज बूटिंग के मुख्य फाइलें। इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में भी यहाँ पे जानना है। 1 नंबर का सवाल इनसे भी आ सकता है। जैसे पहली फाइल है इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ऑफ विंडोज boot.ini. This file contains entries for more than one operating system. boot.ini के अंदर इसको boot configuration, initialization और configuration फाइल कहते हैं। इस configuration फाइल के भीतर एंट्रीज फॉर मोर देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने या मल्टी बूटिंग करी है आपने, तो वो मल्टी बूटिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी ड्राइव्स में रखा है, उनके फोल्डरों के नाम क्या है, लोकेशन क्या है, ये रखी है। इसको आपका बूट लोडर जो है वो कॉल करता है, और बूट लोडर के कॉल करने के बाद बूट लोडर जो है वो इस फाइल से कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल जो है वो ढूंढता है। नेक्स्ट है antidetect.com, detects currently installed hardware and collects their list. antidetect.com, anti यानी विंडोज एंटी डिटेक्शन कॉम, डिटेक्ट करना, डिटेक्ट माना चेक करना, करेंटली इंस्टॉल्ड हार्डवेयर। तो आपने जो भी हार्डवेयर इंस्टॉल किए हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए antidetect.com होती, और उनकी जितने भी हार्डवेयर डिटेक्ट करता है उनकी लिस्ट मेंटेन करके ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हो जाएगा तो उसको फॉरवर्ड कर देगा। antios kernel.exe, इट इज द कर्नल ऑफ विंडोज एक्सपी और एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एंटी एलडीआर से कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। hall.dll, हॉल हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, और .dll जो फाइल होती हैं उनको डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल कहा जाता है। DLL फाइल का फुल फॉर्म डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। 1 नंबर का सवाल है, ये ट्रू फॉल्स में आया हुआ है और 1 नंबर के सवालों में भी आया हुआ है किसी ईयर। तो DLL फाइल का फुल फॉर्म डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। hall.dll, इट इज अ मिडिलवेयर बिटवीन कर्नल एंड हार्डवेयर डिवाइस। मिडिलवेयर मतलब जो बीच में रहता है। द लेयर बिटवीन कर्नल एंड हार्डवेयर डिवाइस इज hall.dll। तो ये एक हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर बनाती है और कर्नल और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में, उनके बीच में एज ए मीडिएटर का रोल प्ले करती है। कर्नल चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो कि हार्डवेयर डिवाइसेस से डायरेक्ट काम करवाता है, हार्डवेयर डिवाइसेस से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का काम, उनसे उनको निर्देश देने का काम, उनसे काम लेने का करता है। तो ये इसको hall.dll फाइल की जरूरत पड़ती है और इसको हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये फाइल होना जरूरी है। इनमें से कोई भी फाइल अगर मिसिंग होगी तो एरर आने की संभावना है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये फाइलें खराब भी हो जाती है और वायरस से इन्फेक्टेड भी हो सकती हैं। कर्नल इन्फेक्टेड हो गया तो आपका ओएस लोड नहीं होगा। HCL.dll इन्फेक्ट हो गई तो हार्डवेयर डिवाइसेस को लोड करने में परेशानी होगी। एंटी डिटेक्ट अगर खराब हो गई तो हार्डवेयर डिटेक्ट नहीं होंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्टार्ट होगा या नहीं चलेगा। तो ये आपके विंडोज की
बूटिंग प्रोसेस मेन इंपॉर्टेंट फाइल है। इनके काम क्या है ये 1 नंबर के सवाल में आ सकते हैं। बूट सेक्टर या बूट ब्लॉक किसको कहते हैं? देखिए बूट सेक्टर या बूट ब्लॉक आपके स्टोरेज यानी मोस्टली ये हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और अन्य स्टोरेज मीडिया में जिससे बूट आप करते हैं। आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है फ्लॉपी डिस्क में रखा है, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉपी डिस्क किट में रहता था, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड ड्राइव में रखते हैं हम लोग। तो उसके अंदर बूटिंग सेक्टर एक स्पेशल सेक्टर होता है, रिजर्व सेक्टर। इस पे यूजर का डाटा नहीं स्टोर होता। अ बूट सेक्टर इज अ रिजर्व सेक्टर ऑफ ए डिस्क और स्टोरेज डिवाइस। ट्रैक और सेक्टर आपको याद होगा, ट्रैक्स हमारी हार्ड ड्राइव और इस तरह के जिसमें सर्कुलर स्टोरेज रहता है, जिसके अंदर डेटा सर्कुलर डिस्क के अंदर स्टोर किया जाता है, उसके अंदर बूट सेक्टर होता है। तो बूट सेक्टर हार्ड ड्राइव और डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर रहता है। दैट कंटेन्स द नेसेसरी डेटा और कोड यूज्ड टू कंप्लीट द बूटिंग प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ये पता करने के लिए कि बूट कहां से करना है, इस बात की जानकारी इस बूट सेक्टर के अंदर होती है। इसी बूट सेक्टर को बूट ब्लॉक भी कहा जाता है। इट इज अ रिजर्व सेक्टर ऑफ अ डिस्क or storage device that contains the necessary data used to complete the booting process of a computer। तो कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो इस सेक्टर के अंदर होती है। इसको बूट ब्लॉक भी कहते हैं। 2 प्रकार के बूट सेक्टर्स पाए जाते हैं। अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव लेंगे तो उसमें 2 तरह के बूट सेक्टर होंगे। कौन से? MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, और दूसरा है वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड VBR। देखिए मास्टर बूट रिकॉर्ड केवल उन्हीं डिस्क में बनेगा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला, केवल पार्टीशन बना के रख दिया है। आपने कोई हार्ड ड्राइव ली, उसके अंदर सिर्फ पार्टीशन बना दिया, या कोई भी पार्टीशन नहीं बना, तो ये जो है ये सारी की सारी वॉल्यूम बूट VBR के नाम से, नॉन पार्टीशन भी हो सकती। इनके अंदर बूटिंग की जानकारी नहीं होगी, इसलिए ये VBR यानी वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड के नाम से ये बूट सेक्टर या बूट ब्लॉक कहलाता है। तो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूट सेक्टर्स। पहला है मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी MBR। इट इज फाउंड इन पार्टीशनड डिस्क। ये पार्टीशन डिस्क के भीतर है। पार्टीशन डिस्क मतलब जिन डिस्कों को आपने पार्टीशन बनाया, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव बनाई है। द बूट सेक्टर यूजुअली हैज द बूट सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। ये MBR एरिया तब बनेगा जब आपने उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होगा। और बूट सेक्टर यूजुअली हैज बूट सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। बूट का सीक्वेंसिंग यानी पहले क्या चीज लोड करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सी ड्राइव से लोड करना है, आपने कितने डिस्क पार्टीशन बना रखे हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम यानी बूट लोडर प्रोग्राम कौन सी लोकेशन पे पड़ा है ताकि उसको मेमोरी में लोड किया जा सके। ये सारी जानकारी MBR के अंदर होती। तो ये पार्टीशन डिस्क जिसमें आपने बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा है, अगर आपने हार्ड ड्राइव में पार्टीशन बना रखे और आपने उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया तो MBR बन जाएगा। लेकिन ये MBR की लोकेशन क्या होती? हार्ड डिस्क के फर्स्ट ट्रैक 0 और सेक्टर 1, हार्ड डिस्क का पहला ट्रैक और पहला सेक्टर जो होता है, हार्ड डिस्क का पहला ट्रैक जो है वो ट्रैक 0 होता है और सेक्टर पहला सेक्टर 1 होता है। इसके अंदर ये MBR डेटा रहता है। MBR हार्ड डिस्क में नहीं बनेगा, बूटेबल डिस्क में बनेगा MBR, यानी जिस डिस्क से बूट किया जा सकता होगा वहां पे बूटिंग सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। साथ ही आपने पार्टीशन बना रखे हैं तो पार्टीशन और किस पार्टीशन से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। मैंने बताया ना कि अगर आपने 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखे हैं तो सबकी जानकारी, या आपने C ड्राइव में ही OS डाल रखा है तो C ड्राइव में वो पार्टीशन की इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी जानकारी जो है MBR में रहती है। अब आता है वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड। ए नॉन पार्टीशन डिस्क, एक ऐसी डिस्क जिसका पार्टीशन आपने नहीं बनाया,
विदाउट एनी पार्टीशन। तो इसमें भी कुछ ना कुछ शुरू में जब डिस्क आती है तो शुरू में भी डिस्क के अंदर कुछ ना कुछ जानकारी रहती है। डिस्क के अंदर ट्रैक सेक्टर की जानकारी रहती है। तो ट्रैक सेक्टर जो है वो यूजर नहीं बनाता। ट्रैक सेक्टर जो है वो हार्ड ड्राइव के अंदर जिसने डिस्क बनाई है उसने डाल रखी है, तो वहां भी कुछ ना कुछ जानकारी है। तो ये जानकारी वीबीआर यानी वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड के भीतर रखी रहती है। कितनी बड़ी हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क का साइज क्या है, ये जानकारी तो हर हार्ड ड्राइव के अंदर रहती है। तो ये वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड वीबीआर के नाम से जानी जाती है। आपने ओएस नहीं लोड किया तो उसमें जो भी जानकारी है अनपार्टीशनड, आपने अनपार्टीशनड रखा है तो ये सारी जानकारी वीबीआर के अंदर जाएगी। तो दो प्रकार के बूट सेक्टर हो गए, एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड और वीबीआर वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड। एमबीआर एरिया में आपका जो है बूटिंग पार्टीशन की इंफॉर्मेशन रहती है और वीबीआर में नॉन पार्टीशनड डिस्क की जानकारी रहती है। यानी जो पार्टीशन नहीं किया होता अनपार्टीशनड स्पेस है, तो अनपार्टीशनड स्पेस भी तो कुछ ना कुछ स्पेस होता है। आपने मान लीजिए किसी में आपको 500 जीबी की हार्ड ड्राइव मिली, आपने 100 जीबी का ही पार्टीशन बनाया, लेकिन 400 जीबी जो छोड़ी है वो भी दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देगी? डिस्क मैनेजर में आप जाएंगे, डिस्क मैनेजमेंट टूल में, वहां दिखाई देगा 400 जीबी जो है वो हार्ड ड्राइव अभी बची है। तो ये जानकारी कहाँ से आई? ये जानकारी सब इसी के अंदर स्टोर होती है। कितना अनपार्टीशनड स्पेस है। ये हमारा बूट ब्लॉक के बारे में शॉर्ट नोट है, इंपॉर्टेंट है ये, उसको ध्यान रखेंगे। साथ ही एक नंबर का सवाल कि हार्ड डिस्क का फर्स्ट ट्रैक और फर्स्ट सेक्टर या आपका एमबीआर हार्ड डिस्क के फर्स्ट ट्रैक फर्स्ट सेक्टर में रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सीमॉस मेमोरी। सीमॉस मेमोरी मतलब सीमॉस कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमॉस एक तरह की रैम होती है। जैसे कि आप यहां फिगर में देख रहे हैं कि ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है और इस मेमोरी में, ये मेमोरी अक्सर मदरबोर्ड में और या डिजिटल कंपोनेंट आईसीज, ये डिजिटल आईसी है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा थोड़ा सा स्टोर किया जा सकता है। बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती इस तरह की सेमीकंडक्टर्स मेमोरी में। तो इस मेमोरी को सीमोस मेमोरी कहा जाता है। सीमोस मेमोरी के अंदर यूजर का डाटा बहुत ज्यादा स्टोर नहीं है, इसके अंदर बहुत ज्यादा लार्ज कैपेसिटी की नहीं बनाई जा सकती। तो सीमोस मेमोरी में होता क्या है, लेट्स सी सीमोस मेमोरी है क्या। सीमोस, CMOS, सीमोस पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इट इज एन ऑन बोर्ड सेमीकंडक्टर चिप। सेमीकंडक्टर जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी रहती है। सेमीकंडक्टर जो है जैसे चालक होता है, कुचालक होते हैं और अर्धचालक होते हैं, तो ये सेमीकंडक्टर जो है वो अर्धचालक होते हैं, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से ये चिप बनाई जाती है और इस चिप में, ये चिप नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मदरबोर्ड पे इसलिए होती है कि उसके अंदर कुछ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की फाइलें स्टोर की जा सके। तो इसके अंदर ये नॉन वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है और मॉडर्न डेज में, यानी अब जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी सीमॉस मेमोरी आ रही है, उसके अंदर कंटेंट को स्टोर करके रखा जा सकता है। या तो मैन्युफैक्चरर इसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करता है पहले से ही, और इसके अलावा इसके अंदर के डेटा को बदल भी सकते हैं, चेंज भी किया जा सकता है मॉडर्न डेज में, क्योंकि अब जितनी भी इस तरह की सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई, ये डबल EPROMs के अंदर आ गई, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम्स और इसी तरह की जो मेमोरीज होती है, मेमोरी चिप होती है, वो
सेमीकंडक्टर मेमोरीज कहलाती है। इट्स अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल बायोस मेमोरी। ये बायोस की मेमोरी कहलाती है। रेफर्स टू ए स्मॉल मेमोरी ऑन पीसी मदरबोर्ड। ये एक छोटी मेमोरी होती है जो कि पीसी के मदरबोर्ड पे पाई जाती है। इट इज यूज टू स्टोर बायोस सेटिंग्स। इसके अंदर बायोस की कुछ सेटिंग्स जैसे कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर क्या रहता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आपके सिस्टम के अंदर मौजूद जो भी जानकारियां हैं उनकी सेटिंग्स। जैसे हार्ड ड्राइव है तो कौन सी हार्ड ड्राइव है, कितनी कैपेसिटी की है, रैम है तो कितनी कैपेसिटी की है, ये सारी जानकारी इसके अंदर स्टोर रहती। किसी डिवाइस को इनेबल डिसेबल करना, जैसे कि मेरा हार्ड ड्राइव है तो उसके पोर्ट को डिसेबल कर दे, या मेरे जितने भी बैक पैनल पोर्ट्स हैं, यूएसबी पोर्ट है, मेरे पास PS2 पोर्ट है, मेरे पास ऑडियो पोर्ट है, इनको इनके बारे में पूरी जानकारी, साथ ही इनका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग। आप चाहें तो इनको इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग ये स्टोर करके रखती है। ये सीमॉस मेमोरी जो है मदरबोर्ड पे लगी रहती है। इट इज ए लो पावर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर SRAM। इट इज ए SRAM। स्टैटिक रैम है, ये रैम है, लेकिन किस तरह की है? नॉन वोलेटाइल टाइप की रैम। आजकल नॉन वोलेटाइल टाइप की रैम भी बनाई गई हैं। ऐसी रैम जो है वो मदरबोर्ड पे लगाई जाती हैं। इनको नॉन वोलेटाइल रैम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको पावर ऑफ होने के बाद भी इनके अंदर के कंटेंट इरेज नहीं होते, क्योंकि इनको पावर देने के लिए सिस्टम के ऑफ होने के बाद इनको एक बैटरी से पावर दी जाती है। तो मशीन के ऑफ होने के बाद भी ये इनके अंदर पावर रहती है और ये कंटेंट को स्टोर किए रहती है। इस मेमोरी को सीमॉस मेमोरी कहते हैं। सीमॉस मेमोरी जो है वो पावर ऑफ होने के बाद भी कंटेंट को स्टोर करके रखे रहती है। और इस मेमोरी के अंदर क्या रहता है? इस मेमोरी के अंदर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम की सेटिंग जो होती है, डिवाइस की सेटिंग्स जो होती है, आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उनके अंदर जो सेटिंग्स हैं उनको स्टोर करके ये मेमोरी रखती है। उसके अंदर यूजर चाहे तो चेंजेस कर सकता है। चेंजेस करने का मतलब है आप चाहे तो अपना यूएसबी को डिसेबल कर लीजिए, आप चाहे तो अपने PS2 पोर्ट को डिसेबल कर लीजिए, इनेबल कर दीजिए, ऑडियो इनेबल डिसेबल कर दीजिए, डेट टाइम चेंज कर लीजिए। इस तरह की सेटिंग जो है वो बायोस सेटिंग कहलाती है। और बायोस सेटिंग के जरिए यूजर अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है। चेंज करने का मतलब आप चाहें तो किसी कंपोनेंट को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आप नहीं चाहते ऑडियो बजे तो आप ऑडियो को डिसेबल कर लीजिए, आप नहीं चाहते लैन चले तो आपने लैन को डिसेबल कर दिया। इस मेमोरी को सीमॉस मेमोरी या सीमॉस रैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा सेशन जो है वो लगभग खत्म होने जा रहा है, तो ध्यान रखिए कि सीमॉस मेमोरी जो है वो अक्सर मदरबोर्ड पे इस चिप के रूप में आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तोशिबा की बनी हुई है सीमॉस मेमोरी है, और बायोस सेटिंग को स्टोर करने के लिए और अन्य मेमोरी सेटिंग्स को स्टोर करने के लिए इनको बैटरी से पावर मिलती। बैटरी से पावर मिलने की वजह से ये जो है वो सिस्टम टर्न ऑफ हो जाने के बाद भी कंटेंट को स्टोर की रहती। रियल टाइम क्लॉक RTC। रियल टाइम क्लॉक आपकी मशीन में जो घड़ी है और जो कैलेंडर आता है, जो आप टाइम देखते हैं, वो मेंटेन करने का, डेट टाइम बनाने का काम और कैलेंडर बनाने का काम आपकी मशीन में ये सेक्शन करता है, रियल टाइम क्लॉक RTC सेक्शन। RTC सेक्शन का पूरा नाम रियल टाइम क्लॉक है। इट इज बैटरी ऑपरेटिंग चिप। ये RTC सेक्शन है और इस सेक्शन को बैटरी 3.0 वोल्ट की बैटरी, जो मदरबोर्ड चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप उसमें ये बैटरी लगी रहती है, और ये आपका RTC सेक्शन है। इसमें ये क्रिस्टल लगा हुआ है और ये ICs हैं, ये आपकी इन जानकारियों को स्टोर करके रखेगी। जो भी डेट और टाइम ये बनाएगा उसको स्टोर करके रखे रहेंगे। तो RTC सेक्शन जो है
इट इज ए बैटरी ऑपरेटिंग चिप ऑन योर मदरबोर्ड। ये एक प्रकार की बैटरी ऑपरेटिंग यानी बैटरी से चलने वाली चिप होती है, और मदरबोर्ड में ये पूरा एक चिप बेस्ड सर्किट होता है दैट मेंटेन्स बेसिक सेटिंग्स ऑफ योर डेट एंड टाइम कैलेंडर। तो इसका मुख्य काम क्या है, आपके कंप्यूटर के अंदर आपको आरटीसी सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग पिछले सेशन में। हमने रियल टाइम क्लॉक के बारे में इनकम्प्लीट रह गई थी कुछ जानकारी, तो रियल टाइम क्लॉक सेक्शन सीमॉस मेमोरी कर लिया था हम लोगों ने, और आरटीसी के बारे में बात कर रहे थे। आरटीसी सेक्शन क्या होता है? आरटीसी सेक्शन जो है वो लैपटॉप से लेकर के डेस्कटॉप और इस तरह की वो सारे सेक्शन, वो सारी मशीनें जो डेट टाइम दिखाती हैं, उन सारी मशीनों के अंदर आरटीसी नाम का सेक्शन होता है। अब डेट टाइम दिखाने वाली जितनी भी मशीनें, आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी मशीनें हो सकती है जिनमें डेट टाइम दिखता है। एक तो कंप्यूटर है और मोबाइल्स वगैरह हैं। मोबाइल और कंप्यूटर जैसी मशीनें ही हैं, इसके अलावा बाकी जो मशीनें होंगी, तो तकरीबन सारी मशीनों में जिसमें डेट टाइम और कैलेंडर सेट करने के लिए ऑप्शन होता है, उन सब के अंदर रियल टाइम क्लॉक सेक्शन रहता है, आरटीसी के नाम से जाना जाता है। तो आपके कंप्यूटर में आरटीसी सेक्शन जो है, इसको पावर देने के लिए, इस खास तरह के सेक्शन को जो बनाया जाता है, इसको पावर देने के लिए, क्योंकि डेट टाइम आप अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो घड़ी कैसे चलेगी? क्योंकि आमतौर पे जो हम लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं या घड़ी पहनते हैं, जितनी भी घड़ियां लगी रहती है उसमें बैटरी लगाई जाती है। तो क्या इसमें भी बैटरी लगी होती है? यस, इसमें एक बैटरी लगी रहती है 3.0 वोल्ट की बैटरी। ये बैटरी जो होती है, ये दो चीज को पावर देती है। एक तो ये सीमॉस, जो अभी आपने पीछे सेक्शन में देखा कि हमारे पास एक सीमॉस मेमोरी है, इसको भी पावर देती है, और साथ में ये इस सेक्शन को भी पावर देती रहती है, इसीलिए ये बैटरी लगाई गई। बैटरी का मेन काम क्या होता है? आपने यूपीएस में देखा कि बैटरी का मेन काम, जब मशीन में पावर ऑफ हो जाती है तब वो पावर देती है। तो यहाँ पे एसी डीसी नहीं बनानी है, यहाँ पे जो सर्किट है आरटीसी सेक्शन, इसको डीसी वोल्टेज की जरूरत है, वो भी बहुत ही कम 3.0 वोल्ट का डीसी। ये इसमें सीमॉस रैम्स हैं ये, और ये क्रिस्टल लगा हुआ है। आरटीसी सेक्शन में एक क्रिस्टल होता है, ये आप सिलेंड्रिकल देख रहे हैं छोटा सा, ये आरटीसी क्रिस्टल है। और ये क्रिस्टल जो है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी, जो कि जैसे कि टाइम की फ्रीक्वेंसी है कि टाइम जो है एक 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, उस तरह से ये चलता है, और उसके बाद जो है डेट टाइम को ये मेंटेन करता रहता है। ये इसका कमाल है, ये आरटीसी क्रिस्टल और इस सर्किट का। लेकिन इसको चलने के लिए पावर चाहिए, वो पावर जो है ये देगा। तो आरटीसी इज रियल टाइम क्लॉक, इट इज अ बैटरी ऑपरेटिंग चिप। ये बैटरी ऑपरेटिंग चिप होती है, और इस बैटरी ऑपरेटिंग चिप को ये मदरबोर्ड में बेसिक सेटिंग ऑफ योर डेट एंड टाइम को मेंटेन करने का काम करती है। ये आरटीसी सेक्शन का मुख्य काम है डेट टाइम और कैलेंडर को मेंटेन करना। इट इज पावर्ड बाय 3.0 वोल्ट बैटरी। ये लिथियम बैटरी है, ये चार्ज रिचार्ज नहीं होती, ये धीरे धीरे जब वोल्टेज खत्म हो जाता है तो इसके खराब होने पे आपकी मशीन के ऊपर ये असर पड़ेगा कि आपकी मशीन में डेट टाइम हमेशा खराब रहेगा। जैसे आप जब आप उसको सही करेंगे तब तक तो चलेगा जब तक मशीन ऑन है, लेकिन जैसे ही आप उस मशीन को अपना शट डाउन कर देंगे, अगले दिन खोलेंगे तो आप पाएंगे कि डेट टाइम गड़बड़ होगा। तो अक्सर आपका डेट टाइम गड़बड़ जो हो रहा होता है, सही होने के बाद भी वो डेट टाइम जो है वापस अपनी जगह पे आ जाता है, और 2005 दिखाने लगता है या 2016 दिखाने लगता है। आज जो है 2020 है, तो आपको दिखा रहा है 2017-18। तो ये इसी वजह से दिखा रहा है कि आपका जो है आरटीसी सेक्शन में लगी हुई 3.0 वोल्ट बैटरी जो है खराब हो गई, या फिर आरटीसी सेक्शन में कोई फॉल्ट आ गई। ये दोनों सेक्शंस, दोनों जगह से प्रॉब्लम आने की वजह से बार बार आपके मशीन में, आप सही भी करेंगे डेट टाइम, जैसे डेट टाइम हमको पता है कि डेट टाइम जो है अगर मान लीजिए गलत रहता है, तो सबसे पहला काम यही है, आप जब कभी भी अपनी मशीन को ऑन करें तो सबसे पहले आप अपना डेट टाइम सही कर लें, क्योंकि डेट टाइम अगर आपने डेट नहीं सही करी तो आपको कई दिक्कतें आ सकती। अक्सर जो है वो दूसरी मशीनों के साथ कनेक्शन बनने में, या इंटरनेट का कनेक्शन बनने में, या कोई साइट खोलने में आपको दिक्कत होगी। टाइम का बहुत ज्यादा इश्यू नहीं होता, डेट का बहुत ज्यादा इश्यू होता है।
तो इसीलिए अगर बार बार आपकी मशीन में डेट टाइम सही होने के बाद भी वो वैसे ही रहता है, इसका मतलब आरटीसी सेक्शन में लगी हुई बैटरी या उसका कंपोनेंट कोई खराब हो गया। नेक्स्ट, बायोस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बायोस और बायोस का फंक्शन और बायोस सेटअप यूटिलिटी, ये एग्जाम में कई बार आए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है इस चैप्टर के। अभी आपने जो 3 चीजें देखी, यानी बूट सेक्टर, सीमॉस मेमोरी, रियल टाइम क्लॉक, बायोस, ये इसके सबसे फेवरेट आने वाले सवालों में से एक है। तो चलिए करते हैं बायोस को, और बायोस को बारे में जानेंगे कि बायोस क्या काम करता है, बायोस होता क्या है। एक्चुअली बायोस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अकेले नहीं रह सकता। इस सॉफ्टवेयर को कहीं पे रखना होगा, कहीं स्टोर करना होगा, और ये जहां स्टोर होता है वो एक रोम होती है, इसीलिए बायोस को रोम बायोस पूरा नाम है, रोम बायोस। तो बायोस सॉफ्टवेयर है, और रोम जहां वो एक हार्डवेयर, रीड ओनली मेमोरी, एक चिप, सेमीकंडक्टर चिप, जिसके अंदर ये बायोस नाम का सॉफ्टवेयर डाल करके रख दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे ये 2 डायग्राम बने हैं, 2 डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 चित्र दिख रहे हैं। एक में आप देख रहे हैं यहाँ पे 128 पिन वाला 128 पिन का बायोस है, ये 448 पिन का बायोस है, ये लेटेस्ट है, ये बहुत पुराना बायोस है। इसमें मॉडर्न बायोस है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, करीब 2 से 4 MB के बीच भी आसपास रह सकती है। लैपटॉप के बायोस अब इस तरह के आते हैं, यानी अब मॉडर्न, अगर चाहे मैं डेस्कटॉप लूंगा या लैपटॉप लूंगा, मुझे इस तरह के बायोस मिलेंगे। मेन बायोस और बैकअप बायोस, इस मशीन में 2 बायोस हैं। अगर ये बायोस खराब हो जाएगा तो इस बायोस को, मान लीजिए ये बायोस खराब भी हो जाता है, खराब होने का मतलब चिप नहीं खराब होती, उसके अंदर रखा सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है। जब मान लीजिए ये खराब हो गया तो इसको इस यहां से ये निकाल करके इसकी जगह लगा देंगे और इसको इधर लगा देंगे। मेन बायोस मेन है, बैकअप बायोस इस मेन बायोस का बैकअप है, यानी ये काम नहीं करता इस जगह पे। तो अगर ये खराब हो गया, आपने इसको निकाला और इस जगह लगा दिया और इसको इसकी जगह लगा दिया, फिर से आपका मशीन चलेगा। तो बायोस के खराब होने पे क्या असर पड़ता है मशीन के ऊपर? बायोस के खराब हो जाने पे मशीन पे जो है डिस्प्ले नहीं आता, यानी आपकी मशीन में पावर रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन कोई भी डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि सीपीयू ऑन नहीं होगा और सीपीयू काम नहीं करेगा, क्योंकि सीपीयू सबसे पहले बायोस को ही ढूंढता है, और बायोस के ना होने पे सीपीयू जो है वो अपने आप को शट डाउन कर लेता है। यानी बायोस खराब, यानी बायोस के अंदर रखा हुआ सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। ये करप्ट हो जाता है आजकल, क्योंकि अब जो बायोस आते हैं, रोम आती है, वो EEP रोम आती है, और फ्लक्चुएशन होता है, हाई वोल्टेज गया या कुछ जरा सा उल्टा सीधा हो गया, वोल्टेज ज्यादा आ गया, तो इसके अंदर रखा हुआ बायोस नाम का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। तो इसकी प्रोग्रामिंग, इसको रिप्रोग्राम किया जाता है, या फिर अगर ऐसी सुविधा है हमारे पास कि मदरबोर्ड में 2 बायोस हैं, एक मेन और एक बैकअप बायोस, तो कुछ नहीं करेगा आपका जो रिपेयर करने वाला या मदरबोर्ड सर्विस सेंटर में जाएगा, तो वहां कुछ नहीं किया जाएगा, इस बायोस को निकाला जाएगा, बैकअप, इसकी जगह चिप यहाँ लगा दी जाएगी और इसको इधर लगा दी जाएगा। ये सुविधा इसमें नहीं है। ये खराब तो समझिए खराब, क्योंकि ये जो बायोस है ये पीरोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और पीरोम बायोस को जो है वो खराब अगर हो गया तो फिर बोर्ड बदलना पड़ेगा आपको, स्टार्ट नहीं होगा, तो ये दिक्कत होगी। तो इस तरह के बायोस हालांकि जल्दी खराब नहीं होते, बट खराब कोई भी चीज हो सकती है, चाइनीज प्रोडक्ट है तो कोई भी चीज खराब हो सकती है। तो पहले बायोस को देखेंगे। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी सॉफ्टवेयर है, ये सेट ऑफ कमांड्स होते हैं इसके अंदर, बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के भीतर ये बायोस जो है वो लगा रहता है, सॉफ्टवेयर बिल्ट इन रहता है, that controls how information and data flow in and out of your computer। ये तय करता है कि कैसे डेटा का मुख्य फ्लो आपके मशीन के भीतर, यानी इनकमिंग हो आपकी मशीनों के भीतर से, और कैसे बाहर जाए, आपके पीसी हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता रहता है। साथ ही इसका एक बड़ा काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए भी इसके अंदर और मशीन के कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित जानकारी भी रहती है। इट इज इंटरफेस बिटवीन योर पीसी हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये आपके पीसी हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब जो दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, एक दूसरे से बातचीत कराने के लिए, एक दूसरे के कंपैटिबल बनाने के लिए, एक दूसरे के अनुकूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के जरिए दो लोगों को कनेक्ट किया जाता है। दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाए, उनको एक इंटरफेस की मदद से कनेक्ट किया जाता है। इन कंप्यूटर मदरबोर्ड बायोस इज स्टोर्ड इन ए रीड ओनली मेमोरी। तो बायोस के अंदर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमांड है, सॉफ्टवेयर, और ये आपके कंप्यूटर में रहता है। और क्या कंट्रोल करता है? इंफॉर्मेशन और डेटा फ्लो। किसके बीच में? हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और पीसी हार्डवेयर के बीच में डेटा का फ्लो, यानी मशीनों के पार्ट्स के भीतर जो मौजूद डेटा है उनका फ्लो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम तक कैसे हो, इन दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है बायोस। हम कोई भी कमांड देंगे तो वो बायोस के जरिए फिर हार्डवेयर तक पहुंचता है। तो इसीलिए बायोस का होना बहुत जरूरी। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि अपनी मशीन का कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं, हम अपने ऑडियो की सेटिंग बदलना चाहते हैं, ऑडियो को डिसेबल करना चाहते हैं, PS2 पोर्ट को डिसेबल करना चाहते हैं, कॉम पोर्ट को डिसेबल करना चाहते हैं, तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम छोटी मोटी सेटिंग बदल लेगा, जैसे कि आपने USB ऑफ करना है ये, लेकिन करेगा कौन वो काम? वो करेगा बायोस ही, क्योंकि हार्डवेयर को और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो बायोस के ऊपर होती है। तो आपके जो डेटा आ रहा है, जा रहा है, वो भी हार्डवेयर और पीसी के बीच में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके हार्डवेयर के बीच में, आपका पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम ही चला रहा है, तो आपका पीसी और हार्डवेयर के बीच के इंटरफेस है बायोस। इन दोनों को आपस में तालमेल बिठाने के लिए इसको बनाया गया है। साथ ही यूजर की सेटिंग्स वगैरह भी बायोस के जरिए आप मशीन की सेटिंग भी बदल सकते हैं, डेट टाइम बदल सकते हैं, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बदल सकते हैं, इसलिए इसको स्टोर किया जाता है। BIOS इज ए सॉफ्टवेयर बट रोम BIOS इज ए फर्मवेयर। BIOS तो सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो BIOS रोम के अंदर रहता है, तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये फर्मवेयर कहलाता है। नेक्स्ट, फंक्शंस क्या है, क्या काम करता है? ये तो कैसा दिखता है और क्या काम करता है ये है, लेकिन दिखता कैसा है ये हमने देख लिया। काम कितने करता है? ये बहुत सारे काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला काम क्या करता है? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 काम जो मुख्य काम है वही लिख दिए, जो बेसिक काम जो मेन है वही लिखे यहाँ पे। बायोस लॉन्चेस पोस्ट। बायोस जो है, सबसे पहले जब आप मशीन को ऑन करते हैं तो CPU ऑन होता है और तुरंत वो बायोस को कॉल करता है ताकि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किया जा सके। तो CPU पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नहीं करता, वो एक्चुअली वाया बायोस के द्वारा ये टेस्टिंग की जाती है। बायोस लॉन्चेस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट for all the different hardware components in the system to sure everything is working properly. BIOS जो है वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नाम के एक प्रोसेस को लॉन्च करता है, शुरू करता है, ताकि डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो आपने मशीन में लगा रखे हैं ये श्योर किया जा सके कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं सही। हर हार्डवेयर कंपोनेंट जो मशीन में आपने लगाया है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने के लिए या आपने मशीन के अंदर कनेक्ट कर दिया है, तो वो सही प्रॉपरली चल रहा है, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अंदर क्या सेटिंग पड़ी है, किस कंपनी का है, उसकी क्या कैपेसिटी है, सारी जानकारी उठा करके ये अपने पास रख लेता है ड्यूरिंग पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बाद क्या करता है? आफ्टर पोस्ट बायोस सर्च फॉर एम्बियर एरिया। अभी हमने पीछे बूटिंग प्रोसेस देखा, तो बायोस का एक और काम भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढना। कहां से ढूंढना? बूटिंग पार्टीशन से। बूटिंग पार्टीशन वो पार्टीशन होता है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम रखा होता है। टू फाइंड एंड लोड बूट लोडर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट लोडर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सहायक असिस्टेंट जो उसको शुरू करने का काम करता है वो है बूट लोडर। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग होता है, लिनक्स का अलग होगा, विंडोज का अलग होगा, एप्पल मैक का अलग होगा, हर एक के साथ बूट लोडर आता है। बूट लोडर एक फाइल होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की CD DVD के अंदर रहती है। जब आप OS डालते हैं तो वो जिस भी ड्राइव में आप डालेंगे उस ड्राइव में भी अपने आप ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी, आपसे पूछेगा नहीं ऑटोमेटिकली OS ट्रांसफर होने के दौरान या
इंस्टॉलेशन होने के दौरान ये फाइल भी आ जाती है, उसी एरिया में आएगी जिस एरिया में आप ओएस रखेंगे। तो पोस्ट हो जाने के बाद बायोस जो है वो एमबीआर एरिया से, बूटिंग पार्टीशन एरिया से आपके बूट लोडर को सर्च करेगा, ये भी काम बायोस का है। तीसरा काम, इट इंस्ट्रक्ट द बूट लोडर टू स्टार्ट लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ ही ये बूट लोडर को ये भी बात कहेगा कि अब आप शुरू करिए काम, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जा सके। इट टेक्स पार्ट इन लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही खड़ा रहेगा सहयोगी की तरह आपके बूट लोडर की मदद करने के लिए, जहां जहां उसको मदद की जरूरत पड़ेगी, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जा सके। समटाइम्स बायोस ऑल्सो स्टोर्स CMOS सेटअप यूटिलिटी इनसाइड इट। कभी कभी कुछ बायोस ऐसे हैं जिसमें CMOS के लिए अलग, जैसे बायोस के लिए आपको चिप दिखाई, तो कुछ में जो मॉडर्न आ रहे हैं या ज्यादा बेहतरीन आ रहे हैं बायोस, तो उसमें CMOS मेमोरी को अलग से नहीं, वो बायोस के ही अंदर बना दी गई। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बायोस और CMOS को एक साथ बिल्ड कर दिया गया हो, ऐसी सेमीकंडक्टर मेमोरी या नॉन वोलेटाइल करके बना दी गई, क्योंकि अब जो रोम्स आती हैं वो EEP रोम्स होती हैं, और EEP रोम को नॉन वोलेटाइल रैम कहा जाता है। दे आर NV रैम्स, यानी नॉन वोलेटाइल रैम। तो आपको मॉडर्न बायोस में ऐसा भी किया जा सकता है, या फिर बायोस अलग हो और CMOS मेमोरी या CMOS रैम, जिसमें CMOS सेटअप स्टोर होता हो, यानी बायोस सेटअप स्टोर होता हो। बायोस और CMOS जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो कभी कभी बायोस के अंदर भी सेटअप यूटिलिटी रहती है, और कभी कभी अलग से एक सेमीकंडक्टर चिप लगा के, एक मेमोरी लगा करके रख दी जाती है बायोस के ही आसपास एरिया में। ऐसा भी किया जा सकता है, क्योंकि जितने मदरबोर्ड होते हैं सबके मेकिंग ब्रांड्स अलग अलग होते हैं, सबके बनने का तरीका अलग अलग होता है। हर ब्रांड जो है वो एक तरीके से नहीं बना होता, सबके बनने का तरीका, स्ट्रक्चर अलग होता है, कुछ चीजें बेसिक एक जैसी होती है। तो ये हो गया फंक्शन। बायोस पोस्ट लॉन्च करता है, बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करता है, बायोस बूट लोडर को सर्च करता है, और उससे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कराता है। और कभी कभी बायोस का सेटअप बायोस के ही अंदर, बायोस चिप के ही अंदर रहता है उसका CMOS सेटअप। ये हो गया हमारा बायोस। तो अगर कोई हमसे बायोस के बारे में पूछता है कि बायोस क्या होता है, तो हम सिर्फ बायोस के बारे में ये बताएंगे और उसके फंक्शन के बारे में बता देंगे। नेक्स्ट चीज है बायोस सेटअप यूटिलिटी। बायोस का एक और, जिस तरह बायोस पोस्ट लॉन्च करता है, बायोस का सेटअप भी, सेटअप एक और प्रोग्राम है जिसका पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। सेटअप एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत बार बायोस में सेटअप यूटिलिटी बहुत बार एग्जाम में आई है। तो मेरे ख्याल से ये अभी तक जितना भी हमने काम किया उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, ये पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आएगी। 100% आने वाले सवालों में से, बार बार रिपीट होने वाले सवालों में से एक है ये। बायोस सेटअप किसको कहते हैं? बायोस के अंदर कोई एक प्रोग्राम नहीं होता, बायोस के अंदर पोस्ट रहता है, बायोस के अंदर जो है बूट लोडर लोडिंग को एक्टिवेट करने के लिए या बूट लोडिंग शुरू करने के लिए रहता है एक्टिविटी। इसके अलावा बायोस CMOS सेटअप से भी कनेक्टेड रहता है। CMOS सेटअप यानी बायोस सेटअप, उसको पॉपुलर नाम बायोस सेटअप है, असली नाम उसका CMOS सेटअप है। तो उसके दो नाम है, एक तो बायोस सेटअप भी कहते हैं पॉपुलर जबान में, असली नाम उसका CMOS सेटअप है। क्या करता है ये CMOS सेटअप? CMOS सेटअप जो है वो एक प्रकार की यूटिलिटी है, वो एक तरह का उपयोगी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी हमेशा उपयोगी सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता होगा। ऐसा उपयोगी सॉफ्टवेयर जिसके जरिए कोई अति महत्वपूर्ण काम किया जाए तो उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। तो बायोस सेटअप या CMOS सेटअप enables the user to modify the PC settings। इसका मुख्य काम यह है इस बायोस या सेटअप यूटिलिटी का, जो कि बायोस सेटअप के नाम से जानी जाती है, ये यूजर को पीसी की यानी आपके पर्सनल कंप्यूटर की जो सेटिंग्स होती है उनको मॉडिफाई यानी बदलने की सुविधा देती है, और बदल करके आप उसको CMOS मेमोरी के अंदर रख सकते हैं। इसी वजह से इसको CMOS सेटअप कहा जाता है। CMOS कभी बाहर रहता है और कभी कभी
बोर्ड के हिसाब से, अलग अलग मैन्युफैक्चर के हिसाब से ये बायोस के ही अंदर रह सकता है, कभी कभी अलग भी रख दिया जाता है सीमॉस। अब तो सब अलग अलग करके रखा जाता है बायोस सेटअप। ड्यू टू दिस सेटअप यूटिलिटी यूजर कैन कॉन्फ़िगर हिज ओन हार्डवेयर सेटिंग्स। इस सेटअप यूटिलिटी की वजह से यूजर जो है अपने हार्डवेयर सेटिंग को खुद से बदल सकता है। कॉन्फ़िगर करना मतलब चेंजिंग करना, किसी सेटिंग को बदलना कहलाता है कॉन्फ़िगर करना, सेटिंग बदलना। जैसे आपके घर में टीवी वाला, आप नया टीवी खरीदते हैं तो उसमें कुछ सेटिंग पहले से पड़ी रहती है, फिर आपका जो है सर्विस इंजीनियर आता है, फिर वो आपके हिसाब से सेटिंग करता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन माने सेटिंग डालना ताकि वो आपके मुताबिक काम कर सके। इसको हम लोग जैसे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डालने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं, उसी तरह किसी मशीन के को आपके कंपैटिबल, आपके अनुकूल बनाने के लिए उसमें जो भी पैरामीटर डाले जाते हैं उसको कहते हैं कॉन्फ़िगर करना। तो कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी होता है अगर आपको डेट टाइम बदलना है या सेटिंग बदलनी, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड आता है, मदरबोर्ड फैक्ट्री से उनके सेटिंग के हिसाब से सेट होके आया रहता है, लेकिन आपने अपने हिसाब से उसकी सेटिंग बदलनी है, गो टू सीमॉस सेटअप। तो अपनी ओन हार्डवेयर सेटिंग को बदलने के लिए बायोस सेटअप यूटिलिटी होती है। टू एंटर द बायोस, अब आपको ये एक्सेस कैसे होगी? ये सॉफ्टवेयर है और बायोस का सॉफ्टवेयर है, तो ये बायोस के अंदर जाके आपको मिलेगा। बायोस जो है वो सॉफ्टवेयर है, तो इसको कैसे खोला जाएगा? क्या कोई ऐप होती है? ये नहीं, ये ऐप नहीं होती, ये इंस्टॉल नहीं होती आपके मशीन के अंदर, ये आपके मदरबोर्ड की रीड ओनली मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है। तो इसको कैसे खोला जाएगा? क्या ये डेस्कटॉप पे दिखाई देती? नहीं, ये डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई देगी। ये आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा बायोस सेटअप यूटिलिटी को, और ये तब एक्टिवेट होती है जिस वक्त आप अपने मशीन को टर्न ऑन कर रहे हो। और खास तरह के हर एक बायोस के लिए अलग अलग कीबोर्ड से की कॉम्बिनेशन होते हैं, जो कि आपको सिस्टम जिस वक्त आप टर्न ऑन कर रहे हैं उसी वक्त आपको ये प्रेस करने होंगे। हर एक बायोस के लिए अलग अलग कीबोर्ड शॉर्टकट होती है, और ये कीबोर्ड शॉर्टकट जिस वक्त आप मशीन को, जैसे ही आप मशीन को पावर बटन दबाते हैं, ठीक उसी वक्त ये काम आपको कर लेना है। अगर जरा सी भी देर हो गई तो ओएस लोड हो जाएगा, यानी बूटिंग होने से ठीक पहले बायोस को कॉल किया जा सकता है। अगर एक बार बूट हो गए तो फिर आप बायोस को कॉल नहीं कर पाएंगे। तो टर्न ऑन योर सिस्टम, आप अपने मशीन को ऑन करिए एंड प्रेस ए की कॉम्बिनेशन रिजर्व फॉर गेटिंग इनटू बायोस। तो हर एक बायोस के भीतर जाने के लिए, उसके सेटअप यूटिलिटी को कॉल करने के लिए हमारे पास एक की कॉम्बिनेशन होता है जो कि सिर्फ बायोस में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या है वो की कॉम्बिनेशन? द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोस सेटअप की इज, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है? कभी कभी ये सिंगल कॉम्बिनेशन की होती है और डबल कॉम्बिनेशन की भी होती है, जैसे F1 या डेल या F2। यहाँ पे एक की जो है वो और जोड़ लेते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर की है यहाँ पे, उसको जोड़ लीजिए, वो है F2। तो हम यहाँ पे एक की लिख रहे हैं F2 भी। F1 हो गया, F2 हो गया। डेल, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली की है वो है डेल। दूसरी है F2। एस्केप, HP की मशीनों में अक्सर एस्केप के जरिए बायोस सेटअप खुलता है। 90% मशीनों में डेल बटन से, और बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कंट्रोल प्लस एस्केप बटन के जरिए। ये डिपेंड करता है, क्योंकि एक कंपनी का बायोस नहीं होता, बायोस जो है वो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, तो अलग अलग कंपनी का बायोस जो है वो अलग अलग तरीके से खुलता है। एक एक करके ट्राई करनी पड़ेगी आपको, डिपेंडिंग ऑन द बायोस। मोस्ट ऑफ द टाइम डेल और F2 बटन, यानी आप अपनी मशीन को बस रिस्टार्ट करिए, छोड़िए और तुरंत F2 और डेल बटन दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए, प्रेस करते रहिए जब तक कि बायोस खुल ना जाए। एक बार नहीं प्रेस करना है, कंटिन्यूअसली प्रेस करते जाना है, कंटिन्यूअसली इसको हिट करते जाना है ताकि बायोस खुल जाए। जब तक बायोस, अगर आपका इरादा बायोस को खोलने का है तो बायोस को कई बार ये बटन्स आपको लगातार प्रेस करते रहने हैं। अगर एक भी बार मिस हो गया तो ओएस लोड हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि बायोस में F1, F2, डेल, एस्केप या कंट्रोल एस्केप, डिपेंडिंग ऑन द बायोस टाइप, आपके मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड होगा कि बायोस कौन सा है। 80% लगने वाली की है F2 या डेल। Once user enters into setup,
इट इज हैविंग नंबर ऑफ सेटअप ऑप्शंस। एक बार अगर आपने इसके अंदर सेटअप के अंदर आप चले गए तो इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं अलग अलग सेटिंग्स को बदलने के लिए, जैसे डेट और टाइम की सेटिंग बदलने के लिए, पावर सेटिंग्स बदलने के लिए, ऑडियो सेटिंग्स बदलने के लिए, लैन की सेटिंग्स बदलने के लिए और मेमोरी की सेटिंग बदलने के लिए ऑप्शन रहता है। जैसे मेमोरी की फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करनी हो, मेमोरी का क्लॉक रेट सेट करना हो, अगर ऑप्शन दिया है तो कुछ बायोस में ऑप्शन दिया रहता है, कुछ बायोस में ऑप्शन नहीं दिया रहता, बिकॉज मेमोरी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करते। तो जो सेंसिटिव कंपोनेंट होंगे उसको ये आपको वो ब्लॉक किए रहेगा, उसकी सेटिंग आप नहीं बदल पाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से इस सेटअप के अंदर इन सेटिंग्स को बदलने के लिए डेट, टाइम, पावर, ऑडियो, लैन, मेमोरी, इनको बदलने के लिए ऑप्शन रहेगा। क्या क्या रहेगा? ये तो हो गया हमारा कि सीमॉस सेटअप क्या होता है, क्या काम करता है और किस लिए यूज होता है। लेकिन इसके अंदर हमारी सेटअप यूटिलिटी के ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? अगर पूछा जा रहा है व्हाट आर सेटअप यूटिलिटी ऑप्शंस, तो हम बताएंगे पहले सिस्टम डेट एंड टाइम। इसके अंदर सिस्टम डेट और टाइम को बदलने के लिए सिस्टम डेट टाइम की सेटिंग, उसके अंदर से आप सिस्टम डेट और टाइम को बदल सकते हैं। बूट ऑप्शन, इसके अंदर एक बूट ऑप्शन नाम का ऑप्शन होता है। इसके अंदर क्या सेट कर सकते हैं? सेट द ऑर्डर इन विच बायोस ट्राइज टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से लोड करे, कहां से लोड करे, ये बूट ऑप्शन के अंदर यूजर को देना पड़ता है। इसके अंदर ऑप्शंस रहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने हार्ड ड्राइव, आपने मान लीजिए सीडी लगा दी और अब आप चाहते हैं कि सीडी से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो, तो आपको बायोस के अंदर तुरंत जा करके वहां सेटिंग चेंज करनी होगी, क्योंकि वहां हार्ड ड्राइव पे लगी होगी, वहां तुरंत आपको सीडी रोम पे लगाना होगा। अगर आप पेन ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना चाहते हैं तो आप पेन ड्राइव लगाएंगे और तुरंत आपको अपना बायोस खोलना पड़ेगा और वहां सेटिंग देनी पड़ेगी कि आपको बूट ऑप्शन में पेन ड्राइव से बूट करना होगा। आपने यूएसबी हार्ड ड्राइव लगाई है तो आपको बूट ऑप्शन में जाकर के, यानी जितनी बार आप अपने बूटिंग के पैटर्न को बदलेंगे उतनी बार बायोस सेटअप यूटिलिटी को खोल के आपको बूट ऑप्शन बदलना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन, मान लीजिए मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, ओएस खराब हो गया, विंडोज खराब हो गई, करप्ट हो गई, तो विंडोज कहां से आता है? विंडोज डीवीडी में आता है और ये डीवीडी इंटरनेट से डाउनलोड करके बर्न करके उसको डीवीडी में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करके या पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके तब पेन ड्राइव मशीन से लगाई जाती है और तब फिर से बायोस में आके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कहां से करना है ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो बूट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। माउस और कीबोर्ड की सेटिंग रहती है, इनेबल डिसेबल कीबोर्ड माउस। आपने यूएसबी कीबोर्ड लगाया, PS2 कीबोर्ड लगाया, तो आप नहीं चाहते PS2 कीबोर्ड काम करे तो PS2 कीबोर्ड को इनेबल डिसेबल कर दीजिए। यूएसबी कीबोर्ड को डिसेबल करके रखना चाहते हैं, PS2 कीबोर्ड को चलाना चाहते हैं, तो आपने जो है यूएसबी कीबोर्ड को इनेबल डिसेबल कर दिया, आपके यूएसबी कीबोर्ड काम करना बंद कर देंगे। वेरी सिंपल, कोई खास और बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। वहां जाएंगे, उसमें लिखा रहता है इनेबल और डिसेबल, जिस ऑप्शन को आप सेट कर देंगे वो ऑप्शन जो है वो चलने लगेगा। अगर आपने इनेबल कर दिया तो काम करेंगे, इनेबल बाय डिफॉल्ट रहते हैं, डिसेबल कर दिया तो काम करना बंद करें। सिर्फ दो ही ऑप्शन यहाँ सेट किए जाते हैं, इनेबल और डिसेबल, थर्ड ऑप्शन नहीं रहता। थर्ड ऑप्शन किसी जगह पे रहता है, जैसे पावर मैनेजमेंट। स्टैंड बाई मशीन को स्टैंड बाई और सस्पेंड कब होना है, इसके लिए पावर मैनेजमेंट टूल के अंदर सेटिंग रहती है। दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। ओके, 10 मिनट में हमारा सेशन ये कंप्लीट हो जाएगा, तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इसको। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी और उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए ऑडियो सेटिंग्स रहती हैं, इनेबल डिसेबल ऑडियो डिवाइस। आप चाहे तो अपने ऑडियो डिवाइस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, माइक वाइक के पोर्ट जो है उनको इनेबल डिसेबल कर लीजिए। लैन की सेटिंग, आप अपने लैन पोर्ट को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप अपने लैन पोर्ट को जो है वो डिसेबल कर लिया। यूएसबी सेटिंग डिसेबल करना चाहें, सिक्योरिटी सेटिंग, पासवर्ड बायोस के अंदर डाल सकते हैं। अपग्रेड, आप अपने बायोस को अपडेट कर सकते हैं। ऐसा बायोस अपडेट हो सकता है द यूजर हैज EEPROM as ROM BIOS chip, the program BIOS can be updated from the vendor site online। तो आप अपनी USB सेटिंग, सिक्योरिटी सेटिंग बायोस सेटअप के जरिए बदल सकते हैं। साथ ही
आप अपने बायोस के सॉफ्टवेयर को अगर पुराना हो गया है तो उसको नया भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये काम मुश्किल इसलिए है कि अगर आपके बायोस में डबल ई पी रोम लगी है, डबल ई पी रोम मॉडर्न बायोस है, अभी हाल ही में आपने खरीदा है, पिछले साल तक 2 साल पहले, तो उनमें ई पी रोम लगी हुई, डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एज ए रोम बायोस चिप अगर डबल ई पी रोम लगी है तभी आप अपग्रेड कर पाएंगे खुद से। बायोस कैन बी अपडेटेड फ्रॉम द वेंडर साइट ऑनलाइन। अब ये काम कैसे किया जाएगा, ये ऑनलाइन काम होगा, यानी मशीन आप बायोस के अंदर जाएंगे, वहीं लिखा होगा अपडेट, बस उसको क्लिक कर देना होगा, ऑटोमेटिकली बायोस का नया सेटिंग, जैसे आप अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं, वेरी सिंपल, अपग्रेडिंग करना यानी अपडेट करना, नया कर लेना, एग्जिट बायोस से एग्जिट करना। तो बायोस के अंदर ये प्रमुख सेटिंग्स लगी रहती हैं, और इन सेटिंग्स में बस चेंज करना या इनेबल डिसेबल करना, और कुछ नहीं रहता। आपको ध्यान रखना है, सिस्टम डेट बदलता है, बूट ऑप्शन बदलता है, माउस कीबोर्ड बदलती है, पावर मैनेजमेंट बदलता है, मेमोरी मैनेजमेंट बदलता है, ऑडियो सेटिंग्स बदलती है, लैन सेटिंग बदलती है, यूएसबी सेटिंग बदलती है, सिक्योरिटी सेटिंग। सिक्योरिटी सेटिंग का क्या मतलब है, बायोस के अंदर कोई आराम से ना चला जाए, सीधे ना चला जाए, क्योंकि बायोस बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ से कोई आपकी पूरी मशीन की सेटिंग बदल करके चला गया, पता लगा हार्ड ड्राइव डिसेबल कर दी, लैन डिसेबल कर दी, कीबोर्ड डिसेबल कर दी और पासवर्ड डाल दी, तो आप बायोस के अंदर जा भी नहीं पाएंगे आप। तो इसीलिए आप पहले इस पे सेटिंग करके पहले से ही पासवर्ड डाल के रखिए, ताकि कोई भी अनऑथराइज यूजर बायोस को, अगर किसी को पता है बायोस कैसे खोला जाता है, तो पता है आपने अपने लैपटॉप किसी को दिया, उसने बायोस सेटिंग जाकर के चेंज कर दी, क्यों, क्योंकि आपने बायोस को सीधे खुला रखा था, उसमें सिक्योरिटी यानी ताला नहीं डाला था। तो बायोस पे ताला भी पड़ सकता है सेटअप पे, कहां से पड़ेगा, सिक्योरिटी सेटिंग के भीतर। इसके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डाल दीजिए, बिना पासवर्ड डाले फिर बायोस नहीं खुलेगा, यानी जब आप डेल या बटन प्रेस करेंगे कोई, तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक बायोस सेटअप खुलेगा नहीं। एग्जिट करना, बायोस से बाहर निकलना, बायोस से बाहर निकलना जरूरी होता है, वरना बायोस के अंदर टहलते रहेंगे, तो बायोस से अगर बाहर नहीं निकले तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा, हमेशा बायोस के अंदर रहेंगे। तो ये हो गया आपका बायोस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस साल के लिए भी, कि बायोस क्या काम करता है, कैसा होता है, बायोस कौन से फंक्शन क्या कार्य करता है, बायोस के अंदर जो सेटअप यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, उसको कैसे लॉन्च करते हैं, और उसके अंदर मौजूद ऑप्शन क्या क्या होते हैं। ये सेटअप यूटिलिटी में हमारे मुख्य प्रोग्राम क्या है, वो बायोस एरर कोड्स। बायोस एरर कोड क्या होती है इसको देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अभी का सेशन जो है हमारा ज्यादा समय नहीं बचा है, 5 मिनट रह गया है। एरर कोड देख लेते हैं, एरर कोड क्या होती है। देखिए बायोस जो है एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, और वो काम है एरर मैसेज या एरर बताना। अगर आपका कंप्यूटर चलते में आप अपनी मशीन को ऑन कर रहे हैं, और ऑन करते वक्त उस मशीन में पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सबसे पहला काम क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होती है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के दौरान सारे हार्डवेयर चेक होते हैं, अगर उस दौरान कोई हार्डवेयर में फॉल्ट है तो बायोस ये बात पकड़ भी लेता है, यानी बायोस जो है वो किसी फॉल्टी कंपोनेंट को पकड़ने के लिए भी, यानी डिटेक्ट करने का भी काम करता है, और पकड़ करके उसके एरर को या तो वो स्क्रीन पे दिखा देगा, अगर एरर ऐसी होगी कि इसको स्क्रीन पे दिखाया जा सकता होगा तो वो टेक्स्ट मैसेज में, जैसे मान लीजिए किसी ने हार्ड ड्राइव का केबल निकाल लिया, पावर नहीं है हार्ड ड्राइव में, तो वो आपको स्क्रीन में बकायदा मैसेज लिख के बताएगा नो हार्ड डिस्क फाउंड। ऐसे किसी डिवाइस जिसके ना रहने पे डिस्प्ले आ सकता हो, जैसे हार्ड ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए, तब तक आपके मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस है, तो बायोस वो मशीन चलेगा, ऑन होगा, आपके काम लायक नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। किसी ने हार्ड ड्राइव की केबल निकाल ली, पावर केबल निकाल ली, तो ये आपको बताएगा कि हार्ड डिस्क कनेक्टेड नहीं है या हार्ड डिस्क नहीं मिल रही है, इस तरह की एरर देगा। तो बेसिक एरर्स आने पे बायोस एरर मैसेज लिख दे सकता है। अब कोई ऐसी एरर में आ गई है जिसकी वजह से स्क्रीन पे आउटपुट नहीं आ सकता है, तो फिर बायोस एक और करता है, बायोस एक तरह का साउंड यानी बीप साउंड जो है
वो आपके मदरबोर्ड से निकालेगा। यानी आपके मदरबोर्ड से, अगर मदरबोर्ड में भी स्पीकर लगे रहते हैं, छोटे स्पीकर लगे रहते हैं, अगर उनका कनेक्शन किया गया है तो फिर आपको मदरबोर्ड से एक बीप की आवाज सुनाई देगी, और ये बीप की आवाज को आइडेंटिफाई करना है कि इस आवाज के क्या मतलब है। यहाँ पे एक बीप कोड दिया है, क्या है, बायोस शोज एरर ड्यूरिंग द पोस्ट प्रोसेस। बायोस जो है वो पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होने के दौरान कुछ एरर भी दिखाता है। बायोस एरर्स आर ऑडिबल ड्यूरिंग द पोस्ट प्रोसेस। बायोस की एरर्स जो है वो ऑडिबल भी होती हैं, और while the system being started, ये एरर जब सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तब आपको सुनाई देंगे। समटाइम्स, कभी कभी बायोस डिस्प्ले टेक्स्ट एरर, कभी कभी बायोस टेक्स्ट एरर मैसेज भी डिस्प्ले करता है, बट फॉर क्रिटिकल एरर। लेकिन अगर एरर बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कुछ बड़ी एरर्स हैं, ऐसी एरर हैं जिसपे स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, तो ये बायोस जो है वो बीप साउंड देगा अगेंस्ट ईच एरर। हर एरर के अगेंस्ट में आपको बीप साउंड देगा। बीप साउंड तभी देगा, मतलब अब डिस्प्ले नहीं आ सकता, तो आप बीप साउंड से के जरिए समझिए कि क्या एरर है। देखिए यहाँ नंबर ऑफ एरर्स, यहाँ एक टेबल बनी है, इसमें लिखा है नंबर ऑफ बीप्स, एरर और उनका सोल्यूशन है। जैसे एक शॉर्ट बीप आ रही है तो ये सिस्टम ओके की निशानी है, इट इज नॉट एन एरर। एक बीप आई और सिस्टम ओके, लेकिन आपने अपनी मशीन को ऑन किया और स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं आ रहा, लेकिन आपके जो सिस्टम यूनिट है उससे आवाज आ रही है, किस तरह की बीप की, कैसी, 2 बीप, 3 बीप, 4 बीप, तो इसका मतलब है रैम, या तो रैम खराब हो गई है, या आपने ग्राफिक कार्ड या वीडियो कार्ड लगा रखा है, उस पर लूज कनेक्शन हो गया। रैम को निकालिए, सिस्टम को बंद करिए, रैम को निकालिए, दोबारा से पोंछ करके उसको कायदे से बिठा दीजिए और ऑन करिए। देखिए स्क्रीन पर डिस्प्ले आ जाएगा। आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, और आप अपना सिस्टम यूनिट को ऑन कर रहे हैं और बीप की आवाज सुनाई दे रही है, 2 बीप, 3 बीप, 4 बीप, तो मशीन का जो है रैम या वीडियो कार्ड लूज हो गया। आज के लिए बस यहीं तक, क्योंकि हमारा मीटिंग टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। तो आज हमने जो है वो एरर कोड्स तक देख लिया, बायोस सेटअप देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बायोस एरर कोड जो है वो हम लोग कल देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।